हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने इस क्लास में आधुनिक भारत का जो बंगाल विभाजन टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है आधुनिक भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत जल्दी और पूरे बंगाल विभाजन को ख़त्म करते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हम लोग देखेंगे कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ और कैसे ये आधुनिक भारत के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं अक्सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बंगाल विभाजन की प्रक्रिया ये हुई कैसे। तो जो बंगाल विभाजन है, अगर हम बात करें कि इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा, तो इसका प्रस्ताव जो लाने वाले थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। देखिए, बंगाल विभाजन जो था वो 1905 ईस्वी में ये प्रक्रिया हुई, लेकिन सबसे पहले 1903 ईस्वी में ही। कब तक? तो 1903 ईस्वी में ही एंड्रयू फ्रेजर ने इसका प्रस्ताव रख दिया था। ठीक है, तो और इस ये कहा जाता है किसके दिमाग की उपज है, तो ये विलियम बर्ड के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? तो ये विलियम बर्ड के दिमाग की उपज है। और ये विभाजन का जो निर्णय है लिया किसने, तो विभाजन का निर्णय जो है वो लॉर्ड कर्जन ने लिया था, क्योंकि ये 1905 में जो उस समय में जो गवर्नर जनरल बने थे वे लॉर्ड कर्जन थे। इस वजह से इन्होंने ही विभाजन का निर्णय लिया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कि विभाजन का मेन कारण क्या था। तो विभाजन का जो मेन कारण माना जाता है वो माना जाता है अंग्रेजों के अनुसार बड़ा प्रांत होना। अंग्रेजों ने ये बात कही कि जो ये आपका बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये एक बहुत ही बड़ी प्रेसिडेंसी है और इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी को चला पाना आसान नहीं था। ये अंग्रेजों ने ये बात रखी। ठीक है, परंतु इसकी जो वास्तविकता अगर बात करी जाए कि क्या ये वास्तविकता यही है, क्या इसी वजह से बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उन्होंने ये जो बात कही ये एक्चुअल में ये वास्तविक कारण नहीं था। ये तो उन्होंने एक बहाना बना दिया था कि इस वजह से हम जनता को ये दिखा पाए कि इस कारण से हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। पर वास्तविक स्थिति क्या थी उस समय की, अगर हम बात करें तो वास्तविक कारण क्या था, तो वास्तविक इसका जो कारण था वो क्या था, बंगाल के राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। उस समय जो बंगाल था वो राष्ट्रीय चेतना का गढ़ बना हुआ था। क्यों? क्योंकि उसी समय जो थे रविंद्रनाथ टैगोर आपके वहाँ पे और राजा राम मोहन राय, ये सारे लोग जो थे ना, ये लोग वहाँ पे सुधार ला रहे थे, लोगों के विचारों को बदल रहे थे, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का जो चेतना था वो जागृत कर रहे थे। इन्हीं नेताओं के सहयोग की वजह से क्या होता, वहाँ पे लोग चीज़ों के बारे में जानने लगे थे। अनुशीलन समिति का भी संचालन नहीं से हो रहा था, जिस वजह से बंगाल जो था वो एक ऐसा जगह बना हुआ था जहाँ पे लोग जो थे वो जागरूक हो गए थे, अपने अधिकारों को समझने लगे थे, अपने देश के हित को समझने लगे थे। जिस वजह से अंग्रेज़ों के लिए ये जो जगह था बंगाल, वो बहुत ही बड़ा समस्या बन के आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई अंग्रेज़ों की तो एक ही नीति रही है, फूट डालो शासन करो। तो उन्हें लग रहा था कि एक तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत ही बड़ी प्रेसिडेंसी है, और इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी के लोग अगर हमारा मिलकर विरोध कर दे तो उनके लिए जो शासन करने का, लंबे समय तक जो शासन करने का उनका विचार था, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल को तोड़ना चाहा। उन्होंने जो ये उनका जो ये पहले से एक रूल चलता आ रहा था, फूट डालो, तो वो यहाँ पे फूट डालना चाह रहे थे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था, बंगाल में बंगालियों की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। वो चाह रहे थे कि बंगालियों की आबादी को कम कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने झूठी बात रखी कि नहीं, यहाँ पे तो ये प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है और हम यहाँ पे अच्छे से व्यवस्थित रूप से शासन नहीं चला सकते। ये उन्होंने एक झूठा बात बताया था। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि विभाजन की व्यवस्था क्या रखी उन्होंने, ये हुआ कैसे विभाजन। तो जो ये विभाजन है, ये आपका इसका निर्णय आया 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, इसका निर्णय कब आया? 20 जुलाई 1905 को आया। और विभाजन की जो योजना जो प्रस्तावित हुई, प्रभाव में ये आया, तो ये 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभाव में आया। 20 जुलाई को इसका निर्णय लिया गया था कि हाँ, इस दिन से ये जो विभाजन होगा, इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की बात करें, इसमें ना एक खास चीज़ें हुई थी। इसी समय में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और बहिष्कार का नारा लगा था। इसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, और ये दोनों ही चीज़ें कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के समय में ये दोनों प्रस्ताव पारित हुए थे। इसमें हुआ क्या था, ये जो था आपका 7 अगस्त 1905 को ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में, कहाँ पे? तो कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई।
और वहीं पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है। और इसका जो अनुमोदन हुआ था कब हुआ था? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इसको पूरी तरीके से अनुमोदित कर दिया गया था, यानी इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन का परिणाम क्या हुआ? विभाजन तो इन्होंने करवा दिया। विभाजन के होने से इसका क्या परिणाम हुआ? क्या अंग्रेजों की जो मंशा थी वो कामयाब हो गई? उन्होंने फूट डाल दिया और बंगाल को तोड़ करके इसे भी अपने अधीन ले आए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजों के ने जब इसका किया तो सबसे पहले पूरे के पूरे बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा। तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें इन्होंने क्या किया? असम को मिला दिया और असम को मिला करके एक नया प्रांत बना दिया। इसकी कुल जनसंख्या उस समय कितनी थी? 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी। सिर्फ सोचिए, पूर्वी बंगाल में बंगाल की सिर्फ जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। अनुमान लगाइए, एक 2 भागों में बटा, एक भाग कितनी बड़ी जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है ना, अंग्रेज डरते क्यों नहीं फिर। इसमें 1 करोड़ 80 लाख, सोचिए 1 करोड़ 80 लाख जो थे वो मुसलमान थे सिर्फ, और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इसकी जो राजधानी बनाई गई, किसे बनाया गया? ढाका को इसकी राजधानी बनाई गई। देखिए हमारा देश जो है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान जब जाग जाए तो सब कुछ हो सकता है। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भारतीय जो है वे सजग नहीं है, वे समझ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर छल नहीं है, इसलिए वो हमारे छल को नहीं समझ पा रहे। इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। पहले शिक्षा का भी अभाव था, इसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और जैसे जैसे वह हमारे देश में शिक्षा और पहले से ही ना ये सब चीज़ें हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं विद्यमान थी, जिसकी वजह से लोग आपस में उलझे रहते थे। उन लोगों ने इन सब चीज़ों को यहाँ देखा, ऑब्जर्व किया, और उसी का फ़ायदा उठा करके वे लोग इतने लंबे सालों तक, 200 सालों तक हमारे देश में उन्होंने राज किया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता जो है वो आज, अगर हम बात करें कि ये पुराने समय की तो ये बात है, परंतु आज भी देखिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार के साथ यही सब हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इंसान आज भी भावनाओं में बह करके सही पक्ष को देखता नहीं, इग्नोर कर देता है। तो ये चीज़ें ना शुरू से चलती आ रही थी, और दुख की बात है कि अभी भी ये चलती ही आ रही है। बस शिक्षा का तो विकास हुआ है, पर मानसिकता कहीं न कहीं आज भी कुछ हद तक रूढ़िवादी परंपरा में बसी हुई है। वो भले ही रूप उसका बदल गया हो, पर मुझे तो यही लगता है कि अभी भी उसी रूप में चल रही है सब कुछ। थोड़ा बहुत चेंजिंग आया है। शिक्षित समाज है जो लड़ना तो चाहता है पर खुल के आ नहीं पाता, उसे दबाने के लिए कहीं ना कहीं से प्रयास हो ही जाता है। आप लोग अभी आजकल तो ये भाई मीडिया में ये सब चीज़ें चल ही रही है और आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो पूर्वी बंगाल हो गया। दूसरा भाग उन्होंने क्या बनाया? दूसरा भाग उन्होंने पश्चिम बंगाल को बनाया था, जिसमें उन्होंने किसे शामिल किया? बिहार और उड़ीसा, ये 2 राज्यों को उसमें शामिल कर लिया। और इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी पश्चिमी बंगाल की? जो थी वो 5 करोड़ 40 लाख थी। ठीक है, इसकी कितनी जनसंख्या थी? 5 करोड़ 40 लाख थी। इसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। इस पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों की संख्या कम थी, हिंदुओं की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। और पूर्वी बंगाल में क्या था? मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और हिंदुओं की जनसंख्या कम थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो हुआ था, ये जो हमारा 16 अक्टूबर को, ये जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया। तो आपको पता ही है कि इस वजह से 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया, उसी आह्वान के कारण रक्षाबंधन दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि इसी समय लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखी भी बांधी। इसी वजह से इस 16 अक्टूबर को समूचे बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस को उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया। एक दूसरे उपवास रखा कि हम शोक में हैं, हमें खाना नहीं खाना है, हमें भोजन नहीं करना है, और साथ में वंदे मातरम का गीत गाया, अपने मतलब मन के दुख को व्यक्त किया, एक दूसरे को राखी बांधी। इसी वजह से और विभाजन पर तो यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ये भी कह दिया था कि यह एक निर्मम भूल है, ये जो किया गया है ये एक बहुत ही बड़ी भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने वज्र से प्रहार किया हो। ये बात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी कही थी। अब अगर आगे बढ़ें कि स्वदेशी और जो बहिष्कार का जो आंदोलन जो था, स्वदेशी और बहिष्कार का, ये कब हुआ? तो ये बनारस अधिवेशन में जाकर के पूरी तरीके से क्या हो गया? ये अनुमोदित हो गया, लागू हो गया, पारित हो गया। इसका प्रचार जो करने का कार्य किसने लिया? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार करने का कार्य लिया तिलक ने, लाला लाजपत राय ने और अरविंद घोष ने। ये 3 नेताओं ने इसको प्रचार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अगर हम बात करें
कि 12 साल के एक अध्यापक थे, ठीक है, 12 साल के एक अश्विनी कुमार दत्त ने क्या किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने बांधव समिति की स्थापना की थी। क्या की थी? 12 साल के अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने क्या की थी, तो उन्होंने बांधव समिति की स्थापना की थी। और ये जो बांधव समिति थी, हाँ, बांधव समिति जो थी, इस समिति ने स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता है कि जो 12 साल के अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने एक समिति जो बनाई थी, इस समिति का नाम इन्होंने रख दिया क्या, स्वदेश बांधव समिति। और ये समिति का कार्य क्या था, ये समिति ने क्या किया था, इस समिति ने जो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उस समय, जो लोगों का आंदोलन के लिए, कोई भी आंदोलन लोगों के समर्थन से ही तो होगा, तो इस समिति ने क्या किया, लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसमें जो मेन प्रमुख व्यक्ति थे वे कौन थे, अश्विनी कुमार दत्त थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। ये जो हुआ था, ये जो 1905 का बंग भंग आंदोलन भी इसे कहा जाता है, बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन को ना बंगाल के साहित्य के लिए भी स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आपको अगर कोई दुख होता है तो आप वो दुख, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग अपनी डायरियों पर लिखते हैं। आप ये देखिएगा, अक्सर हमारे साथ जब कुछ होता है तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है डायरियों पे लिखने की। कुछ लोग उसके लिए, जो लेखक होंगे वो इस बात को लेकर किताबें लिख देते हैं, कुछ लोग गीत गा देते हैं, कुछ लोग शायरियाँ गा देते हैं इसके ऊपर। इसी तरीके से बंगाल में भी जो थे, जो वहाँ के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को लेकर के कुछ गीत लिखा, कुछ पुस्तकें भी लिख दी। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एक गीत लिखा था जो बड़ा फेमस है, आपको पता ही होगा, अमार सोनार बांग्ला एकला चलो रे। ये 1912 ईस्वी में ये गीत लिखा तो उन्होंने 1905 में ही था। इस गीत को ना 1905 में उन्होंने लिख दिया था, लेकिन 1912 से क्या हो गया, ये गीत जो है ना बड़ा ही फेमस हो गया आगे चल करके। तो ये जो समय था 1905 का, ये इनकी गीत इन्होंने लिखा, इस वजह से ये बांग्ला साहित्य का एक स्वर्ण काल रहा है, ठीक है। और साथ में आपको बता दें कि ये जो आगे में 1971 में बांग्लादेश का, ये जो अमार सोनार बांग्ला जो था वो 1971 में बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान भी बन गया वहाँ का। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन के लिए गीतांजलि, उन्होंने उनका गीतों का संकलन, एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिला। ये कब मिला? उन्हें 1913 ईस्वी में मिली। ये एक अलग से आपके लिए है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, जो गीतों का संकलन है गीतांजलि, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और कब मिला? उनको 1913 ईस्वी में मिला है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार, देखिए ये आंदोलन ऐसे था जब पहली बार महिलाएं भी इसमें शामिल हुई, और वो भी कैसी महिलाएं, जो पर्दे में रहती थी, जो कभी घर से बाहर नहीं आई थी, वे घर से बाहर आकर के उन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया, महिलाओं ने। लेकिन इससे दो समुदाय बिल्कुल अलग रहे। वे कौन थे? एक किसान थे, दूसरा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय। ये दो लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। आपको बता दें, किसान जो थे, किसान की स्थिति शुरू से दयनीय रही है। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। इस वजह से किसान जो थे वो परेशान थे, इस वजह से वो आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। डर की वजह से, अंग्रेज़ों का दबदबा था, इस वजह से डर करके भी शामिल नहीं हो पाए। कुछ अपनी आर्थिक स्थितियों से मजबूर थे। और बहुसंख्यक मुस्लिम जो थे, वे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना भिन्नता रह रही थी। इसके बारे में हम लोग आगे जब जैसे जैसे टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे ना, तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि क्यों मुस्लिम जो थे वे हमारे इस आंदोलन में, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नहीं, कुछ मुसलमानों ने भरपूर सहयोग दिया है और कुछ इससे अलग होते चले गए। इसका कारण आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बंगाल विभाजन को लेकर के, इसी वजह से जब मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया तो पूर्वी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम था सर वेम्फायल्डे फुल्लर, यानी फुल्लर जी ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी तक कह दिया। उनका कहना था कि मुसलमान जो है
वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, इस वजह से ये मेरी चहेती पत्नी है। यानी कि जिस तरह से जो पत्नी होती है, जो सबसे ज़्यादा चहेती होती है, वो क्या करती है, अपने पति के आज्ञा के अनुसार चलती है। तो मुसलमान भी जो थे वो अंग्रेज़ों के अनुसार चल रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फुल्लर जी ने इनको अपनी चहेती पत्नी तक कहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए महात्मा गांधी ने इस विषय में क्या कहा था। ये देखिए ये जो बातें हैं ना, जो मेन क्रांतिकारियों ने और ये जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो बातें कही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जैसे महात्मा गांधी ने इसके विषय में क्या कहा कि वो भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत ही शुरू हुआ। सही बात है, इससे पहले जो था वो कहीं ना कहीं जो पूरा देश जो था वो जागरूक नहीं बन पा रहा था, लेकिन बंगाल का विभाजन होते ही जनता जागरूक हो गई। उन्हें ये समझ में आने लगा कि अंग्रेज हमारा हित नहीं अहित कर रहे हैं। इस वजह से गांधी जी ने भी लिखा कि ये जो वास्तविक जागरण है, लोग जिसमें जगे, इसी समय से तो स्वदेशी नारा लगा, बहिष्कार का नारा लगा। इसलिए गांधी जी ने इस विभाजन को कहा है कि ये वास्तविक जागरण है भारत का। इस बंगाल विभाजन आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, कार्लाइल सर्कुलर, ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को लाया अंग्रेज़ों ने, ताकि ये जो बंगाल विभाजन है ये दब जाए, इसके लिए उन्होंने लाया। और आपको बताएं कि आपको पता होगा कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो थे, जिनका नाम था R.W. कार्लाइल, इन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए जो दस्तावेज थे उस पर इन्होंने साइन किया था। इस कारण से इसको कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है कि ये कार्लाइल सर्कुलर आया क्योंकि ये चाह रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये दब जाए। आप ना ये जो भी मैंने बताया उसमें आपको एक दो बताया कि जो क्रांतिकारी जो थे या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो बातें कही, हमारे उदारवादी उग्रवादियों ने जो बातें कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो तो उसको पूछता है। आपने इस चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने जस्ट बताया महात्मा गांधी को लेकर के, इससे पहले मैंने बताया कि इसी विषय में कहा है, क्या बोलते हैं, हाँ इसी विषय में आपको तिलक ने भी जो बातें कही इसके बारे में मैंने बताया। ये सारी चीज़ें आप ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में चीज़ें ना उठा के पूछता, मतलब पूरी तरीके से लिख देता है, पूछता है ये किसने कहा है, ये किस आंदोलन से संबंधित है या किस घटना से ये संबंधित है। ठीक है ना, विभाजन पर गोखले ने, आपको बताया मैंने कि गोखले ने कहा कि यह एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इस बारे में कहा कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। ये सारी चीज़ें आप कहीं लिख लीजिएगा। और ये जितने भी टॉपिक जो भी मैंने कवर करा, हम लोगों ने बंगाल विभाजन के जो मेन मुद्दे थे वो ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री को, अपने अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, और अगर ये आगे जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छे लोगों तक ये पहुंच सके, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ये मिल सके सारा कंटेंट, इसलिए इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है।